जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला नंबर प्रश्न है, ठोस, द्रव और गैस में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका देखिए यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस तीनों अलग अलग है। तो पहला अंतर लिखेंगे कि ठोस की इसका आयतन व आकार निश्चित होता है। द्रव का कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस का लिखेंगे कि गैस का आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। दूसरा अंतर लिखेंगे कि इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। फिर द्रव को कि इन्हें ठोस की तुलना में अधिक संपीड़ित किया जा सकता है और गैस को कि इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। तीसरा अंतर लिखेंगे कि इसका घनत्व उच्च होता है। द्रव का लिखेंगे कि इसका घनत्व निम्न होता है और गैस का कि इसका घनत्व अति निम्न होता है। तो आप लोग इसका अंतर लिख लेंगे इन तीनों में। दूसरा नंबर प्रश्न है, गैस के विशिष्ट गुणों का उल्लेख करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि गैस के विशिष्ट गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण लिखेंगे कि गैस में द्रव्यमान होता है और दूसरा गुण कि इनके अणु द्रवों और ठोस पदार्थ की तुलना में एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तीसरा गुण लिखेंगे कि गैसों का आयतन व आकार निश्चित नहीं होता है। चौथा गुण लिखेंगे कि इन्हें दबाकर इनका आयतन कम किया जा सकता है। और पांचवा गुण लिखेंगे कि इनमें अंतरा अणु का स्थान ठोस द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, क्या वायु को संपीड़ित किया जा सकता है? एक कार्यकलाप के साथ वर्णन करें। तो इसका उत्तर के लिए यहाँ पे कार्यकलाप लिखेंगे कि 10 ml एक सीरीज लें। सीरीज के मुंह को रबर के काग में घुसाकर बंद कर दें, जैसा कि चित्र 1.14 में दिखाया गया है। तो आप लोग ये चित्र देखिए, यहाँ पे 1.14 का चित्र है। यहाँ पे इस तरह से हमें करना है। फिर उसके बाद देखिए कि अब सीरीज के पिस्टन को बाहर निकाल लें ताकि इस संपूर्ण सीरीज के अंदर वायु में प्रवेश कर जाए। अब पिस्टन को पुनः सीरीज में घुसा दे। ध्यान रहे कि पिस्टन में कोई रिसाव न रहे बल्कि वह वायु रुद्ध हो। इसके लिए आवश्यक हो तो पिस्टन के चारों तरफ थोड़ा वैसलीन लगा दें। ऐसा करने से सीरीज के किनारों से होकर वायु का आवागमन पूर्णतः बंद हो जाएगा। आप पिस्टन को अंगूठे से दबाकर धीरे धीरे अंदर ले जाएं। आप देखेंगे कि पिस्टन सीरीज के अंदर सरकता जा रहा है, अर्थात सीरीज के अंदर वायु का आयतन कम हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि वायु यानी कि गैस के संपीड्य होने के कारण उस पर दाब बढ़ाने पर उसका आयतन कम होने लगता है। इससे पता चलता है कि वायु संपीड्य होते हैं। आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, वाष्पन और क्वथन की व्याख्या करें। इनमें मुख्य अंतर क्या है? तो सबसे पहले हम लोग वाष्पन का लिखेंगे कि किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। उसके बाद क्वथन का लिखेंगे कि जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं और वह प्रक्रिया क्वथन कहलाती है। तो लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग वाष्पन और क्वथन में अंतर लिखेंगे। तो पहला अंतर लिखेंगे कि यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती रहती है। क्वथन का लिखेंगे कि यह प्रक्रिया एक निश्चित ताप पर ही होता है। दूसरा अंतर लिखेंगे कि वाष्पन यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होती है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं। जबकि क्वथन है यह संपूर्ण द्रव में होता है जिसमें द्रव के भीतरी भागों में बुलबुले निकलने लगते हैं। तीसरा अंतर लिखेंगे कि वाष्पन यानी कि इसमें ठंडक उत्पन्न होती है, जबकि क्वथन इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला, द्रव की प्रकृति। द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। दूसरा है द्रव का ताप। द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा उतना ही तीव्रता से द्रव का वाष्पन होगा। तीसरा है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
यानी कि द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना ही अधिक रहता है, द्रव का वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। चौथा है वायु का वेग। जहाँ वायु का वेग अधिक रहता है, द्रव का वाष्पन तेजी से होता है। और पांचवा है आर्द्रता, यानी कि आर्द्र वायु में द्रव का वाष्पन कम होता है। 6 नंबर प्रश्न है, एक कार्यकलाप का वर्णन करके बताएं कि द्रव के वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि एक मिट्टी की सुराही में जल भर लें तथा इसका ताप अंकित कर लें। अब सुराही का मुंह ढक्कन से बंद करके छोड़ दें। 2 या 3 घंटे के बाद सुराही के जल का ताप अंकित करें। आप पाएंगे कि जल का ताप पहले की अपेक्षा कम हो गया है, अर्थात सुराही का जल ठंडा हो गया है। उसके बाद फिर हम लोग इसकी व्याख्या लिखेंगे कि मिट्टी की सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे होकर जल के कण सुराही की बाहरी सतह पर चले आते हैं। वाष्पन से ये कण जलवाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं। इन कणों के वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा सुराही के जल से प्राप्त होती है, जिससे सुराही का जल ठंडा हो जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी कार्यकलाप का वर्णन करके बताएं कि काली वस्तु सफेद वस्तु की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण अधिक करती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि ए और बी दो थर्मामीटर लेते हैं। ए के बल्ब को सफेद कपड़े से और बी के बल्ब को काले रंग के कपड़े से ढक देते हैं। अब दोनों थर्मामीटरों को धूप में समान ताप पर रख देते हैं। 15 से 20 मिनट के पश्चात दोनों थर्मामीटरों में पारे का स्तर देखने पर पता चलता है कि थर्मामीटर ए में पारे का स्तर कम ऊंचाई तक पहुंचा है, जबकि थर्मामीटर बी में यह स्तर अधिक ऊंचाई तक पहुंच गया है। इससे स्पष्ट होता है कि थर्मामीटर बी के बल्ब द्वारा ऊष्मा का अवशोषण अधिक हुआ एवं थर्मामीटर बी के बल्ब द्वारा ऊष्मा का अवशोषण कम हुआ। उसके बाद यहाँ पे व्याख्या इसका लिखेंगे कि काली वस्तुएं ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करती है। काली वस्तुओं के इसी गुण का उपयोग सौर कुकर के निर्माण में किया जाता है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में लोग सफ़ेद कपड़ों का पोशाक पहनना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि सफ़ेद पोशाक ऊष्मा का अवशोषण कम मात्रा में करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। इसमें पदार्थ के कण अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है एवं उच्च ताप के कारण सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ही ये चमकीले दिखाई पड़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित के लिए कारण बताएं। पहला है, बर्फ के टुकड़े को स्पर्श करने पर ठंडक की अनुभूति होती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि इसका कारण यह है कि बर्फ के टुकड़े को स्पर्श करने पर बर्फ का वाष्पन होता है। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा हमारे हाथों से प्राप्त होती है, अतः हाथ ठंडी हो जाती है और हमें ठंडक की अनुभूति होती है। इसका दूसरा प्रश्न है, मिट्टी के घड़ा या सुराही में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि इसका कारण यह है कि मिट्टी की सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे होकर जल के कण सुराही की बाहरी सतह पर चले आते हैं। वाष्पन से ये कण जलवाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं। इन कणों के वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा सुराही के जल से प्राप्त होती है, जिससे सुराही का जल ठंडा हो जाता है। अभी यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।